वेल हेलो। कैसे हैं आप लोग? परफेक्ट कंपटीशन के पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली के बारे में। बेसिकली हमने पढ़ा क्या था? हमने स्टार्ट किया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। हम जानते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन की खूबियाँ रखता है। इस कारणवश हमने परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोनोपोली, और ये जब दोनों पढ़ लेंगे तो हम जानेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का विषय, मोनोपोली। मोनोपोली में चाहे शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जो उत्पादन होता है ये हमेशा उच्च होता है, पर जो प्राइस है ये कभी ऊंची होती है और कभी कभी थोड़ी नीची होती है। ये इस पे निर्भर करेगा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किधर को जाती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें 5 कंडीशन आते हैं। पहला आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो हो जाए, यानी कि जो डिमांड है, क्वांटिटी और प्राइस, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। ऐसी स्थिति में जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये था पहला सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन जो आती है वो होती है ई की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में आती है। इसे हम कहते हैं इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब ये कुछ इस प्रकार होगी। तीसरी सिचुएशन आती है जब ई की वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी कि जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है उसमें जो चेंज है वो समान है। इसकी वैल्यू, इसका जो फिगर है वो इस तरह बनेगा। चौथी जो कंडीशन आती है उसमें ई की वैल्यू ए 1 से ज़्यादा हो जाती है। 1 से ज़्यादा होने का मतलब है कि जो क्वांटिटी चेंज है ये ज़्यादा है प्राइस से अगर उसकी तुलना करें। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा डायग्राम बनेगा, आप बताइए। ऐसी सिचुएशन में ऐसा डायग्राम बनेगा। यहाँ पे साफ साफ आप देखेंगे कि प्राइस में कम चेंज आ रहा है, वहीं क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है। पांचवी और लास्ट कंडीशन है ई इनफाइनाइट के बराबर हो जाए। ऐसी सिचुएशन तब आएगी जब चेंज इन प्राइस जीरो हो या क्वांटिटी जो है वो इनफाइनाइट हो। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। कोई चेंज नहीं है, जीरो चेंज है, और क्वांटिटी में चेंज इनफाइनाइट हो रहा है। तो हमने जाना कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो इस पे भी निर्भर करेगा कि मोनोपोली अपना प्राइस क्या रखता है, पर ना आमतौर पे उसकी जो क्वांटिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा रखता है। अगर पैरेलल शिफ्ट नहीं है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो क्या होगा? जो प्राइस है वो चेंज होगी अगर क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए। यानी कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो प्राइस में चेंज होगा, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। आमतौर पे थोड़ा सा प्राइस नीचे जाएगा। शॉर्ट रन में क्या होगा? शॉर्ट रन में प्रॉफिट हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होने वाला। लॉन्ग रन में केवल प्रॉफिट होगा, हालांकि वो परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा होगा। अब इस फिगर को भी देख लेते हैं। ये होता है एमसी, राइट? ये है डिमांड कर्व, ये है एमआर। एमसी एमआर को जहाँ काटेगा वहीं प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन होती है। और यहाँ अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? क्वांटिटी बढ़ेगी, जिसका फ़र्क प्राइस पे पड़ेगा। यही कहना चाहता था ये कथन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से रिलेटेड कुछ टर्म। अगर फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कैपिटल में इंक्रीज हो जाए, टैक्स लग जाए आपके ऊपर, और जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें भी टैक्स लग जाए, तो क्या होगा? शॉर्ट रन में क्या होगा? एमसी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार से प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आएगा और आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। पर जो प्रॉफिट होगा मोनोपोलिस्ट का, ये कम हो जाएगा, क्योंकि ना वो प्राइस में कोई चेंज ला रहा है, ना एमसी में कोई चेंज, ना आउटपुट में चेंज है, पर
उसका जो कॉस्ट लग रहा है फिक्स्ड कॉस्ट में वो ज़्यादा है, उस पर टैक्स लग रहे हैं, जो उसने प्रॉफिट कमाया वो सरकार के हाथ में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लॉन्ग रन में स्थिति क्या रहेगी? लॉन्ग रन में भी एमसी में कोई चेंज नहीं आएगा, पर ऐसी स्थिति में कोई लॉस उसको नहीं होगा लॉन्ग रन में, पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कमी आएगी, पर इतनी नहीं होगी कि वो नॉर्मल प्रॉफिट पे चला जाए। एटलीस्ट वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा या उससे ज़्यादा अर्न करेगा। अगर इससे भी कम हो जाता है तो वो शट डाउन कर देगा अपनी मार्केट को और बाज़ार को छोड़ देगा। तो ये था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अगर वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज आए और सेल टैक्स बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कोई खास चेंज नहीं होता है। दोनों स्थितियां में जो प्राइस है ये बढ़ेगी, जो क्वांटिटी है उसकी प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो लेस हो जाएगी। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर उसके वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो जाए, उसके ऊपर टैक्स लग जाए, तो जो क्वांटिटी पहले यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी उसको अब बंदा यहाँ प्रोड्यूस करेगा, जिससे उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए शॉर्ट रन के लिए। लॉन्ग रन में मामला बराबर हो जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट या उससे थोड़ा ज़्यादा वो कमाएगा। हालांकि जो मोनोपोलिस्ट है ये इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता कि जो कॉस्ट में इंक्रीज आया है टैक्स के रूप में वो पूरी तरह से वो कंज्यूमर पे के ऊपर डाल दें। यानी कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो पूरा टैक्स, पूरा भार वो कंज्यूमर पे नहीं डाल सकता है। यहाँ तक कि जो उसकी एबिलिटी है इस चीज़ को कस्टमर के ऊपर डालना, ये परफेक्ट कंपटीशन से भी कम होता है। परफेक्ट कंपटीशन में अगर फैक्टर ऑफ कॉस्ट में या सेल्स टैक्स में या टैक्स बढ़ता है तो उसका पूरा जो इंक्रीज़ इन कॉस्ट है वो कंज्यूमर पे डाल सकता है, पर यहाँ पे मोनोपोलिस्ट नहीं कर पाता है और मोनोपोलिस्ट इस मामले में पीछे रह जाएगा परफेक्ट कंपटीशन से। थोड़ा सा भी चेंज, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी चेंज क्वांटिटी में, जो चेंज भी होता है क्वांटिटी में वो परफेक्ट कंपटीशन से कम होता है। परफेक्ट कंपटीशन स्थिति के अनुसार कर सकता है, पर ये जो करेंगे ये अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए करेंगे। उसका काम है प्राइस के बराबर लाना, इनका काम है अपने प्रॉफिट को बनाए रखना। स्थिति में भी कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो परफेक्ट कंपटीशन है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। मोनोपोली में जो इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे एमसी जो है किसको काटता है, एमआर को काटता है। ये देखिए, ये एमआर गया होगा, एमसी यहाँ से काट दिया, एमसी यहाँ से काट दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे डिमांड यहाँ पे है और एमसी यहाँ पे है, तो काफ़ी स्टीपर है, काफ़ी इनइलास्टिक है। और इनइलास्टिक में आप समझ ही रहे होंगे कि अगर चेंज आएगा थोड़ा सा भी प्रॉफिट में, क्वांटिटी में उतना चेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो वही मैंने कहा, क्वांटिटी में उतना चेंज नहीं होने वाला है अगर आप परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करेंगे। दूसरी बात कहते हैं इस प्रकार से जो क्वांटिटी में चेंज आया है और टैक्स में जो चेंज आया है वो यहाँ से देखिए, फिर से मैं बताता हूँ। जो चेंज इन क्वांटिटी है मोनोपोली की वो कम रहने वाली है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन से। कोई अगर आपसे पूछेगा तो सिंपल आपको बता देना है कि जो एमआर होता है मोनोपोली में वो स्टीपर होता है डिमांड कर्व से, राइट। डिमांड कर्व से स्टीपर होता है एमआर। ऐसी स्थिति में प्राइस अगर बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है, राइट। इसके बाद कहते हैं उसी सेम डिमांड कर्व पे जो प्रॉफिट है, जो प्राइस है मोनोपोली की वो लेस होगी प्राइस से, परफेक्ट कंपटीशन से। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं स्टीपर होने के कारण से क्वांटिटी में भी ज़्यादा कोई हो नहीं आ रहा है और प्राइस में भी ये इस तरह का इजाफा नहीं कर सकते हैं अगर इनका ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए, सेल कॉस्ट बढ़ जाए, जिस तरह का परफेक्ट कंपटीशन बढ़ जाता है।
उसको देखने के लिए मैंने इन सब टॉपिक को वहाँ पे कवर किया है, आप उसे देखिएगा, फिर यहाँ से कंपेयर करिएगा, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आप देख ही लीजिए क्या क्या है। ये मोनोपोली है और ये परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, मोनोपोली में आप देखेंगे डिमांड कर्व यहाँ पे है और एम आर यहाँ पे है, वहीं परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व यहाँ पे है। यहाँ पे क्वांटिटी में और प्राइस में कुछ इस तरह का चेंज आ रहा है। इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर सकता है और प्राइस में भी काफ़ी सारा चेंज ला सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए, बंदा क्वांटिटी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है और प्राइस में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रहा है। तो सिंपल सा यहाँ से आप एक चीज़ लग सकते हैं कि जो क्वांटिटी में चेंज है मोनोपोली की, वो कम रहने वाली है, और जो प्राइस में कमी है मोनोपोली की, वो भी कम रहने वाली है। इससे परफेक्ट कॉम्पिटिशन से। ठीक है, तो वहाँ से भी नहीं देखना है आपको, ये यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मैंने बता दिया, मोनोपोली कंपटीशन बता दिया। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट इशू। ये क्या है? अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं कि कितना प्रोड्यूस करें, कुल मिला के कितना प्रोड्यूस करें जिससे कि जो प्राइस है उसको सबसे ज़्यादा उठाया जा सके मार्केट में, इंडस्ट्री में, और किस प्रकार से जो प्रोडक्शन है उसको वेरियस प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल को अप्लाई करते हैं। ये क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल? इसमें क्या होगा कि मोनोपोली इक्वेट करेगा मार्जिनल कॉस्ट को ईच प्लांट से विथ मार्जिनल रेवेन्यू। नॉर्मल से ये होना है कि जो MC1 है, MC2 है, इसको किसके बराबर हो जाना है? MR के बराबर हो जाना है। इसको हम देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है एक्चुअल में, प्रूफ के साथ देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। प्रूफ देखने वाले, जो मोनोपोली का एम है कि मैक्सिमाइज ओवरऑल प्रॉफिट बनाना है, दो उसके प्लांट यूनिट लगे हुए हैं, किसी का MC कहीं काट रहा है, किसी का MCMR को कहीं और काट रहा है। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हर एक मार्केट में कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है, कोई इलास्टिक है, कोई इनइलास्टिक है, कोई इस तरह है, कोई पूर्ण रूप से इलास्टिक है। ठीक है, तो क्या होता है प्रॉफिट एक्चुअल में? क्या होता है? जितना वो कमाए और जितना उसने खर्च किया, यानी कि जो उत्पाद का कीमत है, अगर हम उसको उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और कितना हमारा पैसा लगा था उसको हम जोड़ लें और माइनस कर दें तो हमारे पास उसका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया हमारे पास, तो TR क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और चूंकि दो मार्केट हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? Q1 प्लस Q2। सिमिलरली जो टोटल कॉस्ट है वो T1 प्लस T2, दोनों मार्केट में, एक मार्केट में T1 का दाम लग रहा है, दूसरे मार्केट में T2 दाम लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे और प्रयास करेंगे मैक्सिमम कंडीशन अपनाने की, कहाँ पे सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू हम कमा सकते हैं। राइट, मैक्सिमम मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कहाँ मैक्सिमम कर सकते हैं? तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा? जहाँ पे MC1 MC2 किसके बराबर हो? MCR के बराबर हो। तो ये सिचुएशन हमें चाहिए, तो इसके लिए पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी डेल TR अपॉन डेल Q1, फिर आएगा माइनस ये यहाँ पे देख लीजिए। ओके, ये वाला जो लिखा हुआ, डेल TR अपॉन डेल Q1 माइनस डेल TC1 अपॉन डेल Q1 माइनस डेल TC2 अपॉन डेल Q1 इक्वल टू 0। क्या समझा आपने यहाँ से? मैं डेल नहीं लिख रहा हूँ, TR अपॉन Q2। ठीक है, यहाँ पे डेल लगा हुआ है, आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। मैं बाहर ही लिख देता हूँ डेल, और अंदर लिख देता हूँ ये जो लिखा हुआ है TC1 अपॉन Q1 प्लस TC2 अपॉन Q1। इसको जब माइनस करते हैं जनाब तो वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये आता है हमारे सामने। फिर
अब दूसरे में ये आता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डेल टी आर अपॉन डेल Q2, ठीक है, माइनस डेल, ब्रैकेट में फिर लिखूंगा मैं, TC1 अपॉन Q2 माइनस TC2 अपॉन Q2, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। एक बार हमने यहाँ पे क्या रखा था, Q1 रखा था, यहाँ पे Q1, यहाँ पे यहाँ पे Q1 था और यहाँ पे T1 T2 था, ये सेम थे। अब दूसरी इक्वेशन में हमारे पास ये आया, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन जब हमारे पास आ गए तो हमको क्या मिला, ये मिला कि डेल टी आर अपॉन डेल Q1 इक्वल टू डेल टी आर अपॉन डेल Q2, ये एम आर के बराबर है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनस है, प्रोडक्ट जो है होमोजीनस है। बस ये है कि वो एक दूसरे मार्केट में बेच रहा है, एक दूसरे में प्लांट लगाया हुआ है, पर प्रोडक्ट जो बना रहा है एक ही है। मतलब पार्ले जी लखनऊ में भी बिक रहा है, पार्ले जी इंदौर में भी बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास ये सिचुएशन आ गई जो इम्पॉर्टेंट है, डेल टी आर अपॉन डेल Q1 इक्वल टू डेल टी आर अपॉन डेल Q2 इक्वल टू एम आर, राइट। और क्या हुआ, और ये वाला डेल TC1 अपॉन डेल Q2 इक्वल टू 0, डेल TC2 अपॉन डेल Q1 इक्वल टू 0, डेल TC1 अपॉन डेल Q1 इक्वल टू 0 इक्वल टू MC1, और डेल TC2 अपॉन डेल Q2 इक्वल टू MC2। ठीक है, ये इस मार्केट का था, क्योंकि ये 0 आ रहा था तो MC1 के बराबर आ गया, और डेल TC2 अपॉन डेल Q2 ये MC2 के बराबर है, ठीक है। और पूरा किसके बराबर था, MR के बराबर था। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो मैक्स कहाँ होगा, जहाँ पे MR MC1 के बराबर, MR MC2 के बराबर होगा, और प्रोडक्ट कॉस्ट जो होगा दोनों प्लांट में वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से। अगर एक प्लांट, कहिए कि प्लांट 1 वो ऑपरेट कर रहा है MC इक्वल टू M1 के बराबर कंडीशन पे, तो जो प्रॉफिट है मोनोपोलिस्ट की इस प्लांट में तो प्रॉफिटेबल होगा। सिमिलरली दूसरे प्लांट में भी अगर ये कंडीशन है MR इक्वल टू MC2 तो प्रॉफिटेबल कंडीशन में है। आगे हम मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पढ़ेंगे, ये अलग चैप्टर है, मतलब एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लर्नर के बारे में, हिस्मैन, हिंडलफ्रेंड के बारे में। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा बस इतना था। इसको शॉर्ट में करूँ तो ये जो MC1 है, MC2 है, ये यहाँ से MCR के बराबर हो गया, और इसी को देखते हुए वो अपनी क्वांटिटी, अपना प्राइस सब तय करेगा और प्रॉफिट को कमाएगा। यानी कि MR के बराबर अगर MC1 है, MC2 है तो प्रॉफिट में है। So thank you for watching this session.